खूबसूरत सा चेहरा खूबसूरती से निहार कर बनाया गया था, जिसे देखकर फना समझ जाती है कि ये उस मिस्टीरियस आदमी ने ही छोड़ा है। फना गुस्से से बोली, आखिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्यों मुझे यहाँ पर बुलाकर तुम नहीं आए? बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर कौन हो तुम? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे डराना बंद करिए। पर कोई भी बाहर नहीं आता है, तो फना निराश हो जाती है। वो फिर पीछे घूमकर देखती है तो डर से उसकी चीख निकल जाती है और उसका दिल उसके मुंह में आ जाता है, क्योंकि पीछे तारा खड़ी हुई थी। तारा उसे गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तू यहाँ पर अकेले कैसे आ गई? मुझे शक हो ही रहा था तेरे बदलते हुए बिहेवियर को देखकर कि कुछ तो गड़बड़ है। तू पागल है क्या? बिना किसी को इन्फॉर्म किए तू यहाँ पर कैसे आ गई? वो आदमी तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। मुझे वो कुछ साइको लग रहा है, फना। फना तारा के पास आती है, उसे जोर से हक कर उसे स्केच दिखाती है, जिसमें फना की ढेर सारी तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें फना बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई तस्वीरों में फना के बदन पर वस्त्र नहीं थे, यानी कि वो एक कल्पना, एक और इमेजिन करके बनाई गई थी। तारा फना को लेकर नीचे आ जाती है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन है वो जो मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहा है, मुझे डरा रहा है? तू फिक्र मत कर फना, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो आज तुझे किडनैप करना चाहता था। धीरे धीरे कर वक्त गुजर जाता है और फ्रेशर पार्टी का दिन आ जाता है। उस दिन फना परफॉर्म करती है केशव के साथ, लेकिन उसका दिल नहीं लगता है, क्योंकि काफी दिनों से वो बहुत परेशान चल रही थी। केशव भी बहुत गुस्से में आ जाता है फना के बिहेवियर को देखकर। स्टेज के पीछे जब उन दोनों का डांस खत्म होता है, तो वो फना पर चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम्हारे अंदर किस चीज का इतना घमंड है? फना ने केशव को देखते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? हमें सिर्फ डांस परफॉर्म करना था और वो हो चुका है। अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। केशव गुस्से से फना का हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा देता है। फिर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारा ये घमंड मैं ही तोड़ूंगा। वो फना को फोर्सली किस करने की कोशिश करता है, क्योंकि गुस्से में वो पागल हो चुका था। वहां पर कोई भी नहीं था, जिससे फना घबरा जाती है। उसकी बॉडी में इतनी जान भी नहीं थी कि वो केशव को दूर कर सके खुद से। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे ही पल वो गुस्से में खींचकर केशव को थप्पड़ मार देती है, जिससे केशव और ज्यादा भड़क जाता है। वो फना के बाल पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर कर उसके होठों से अपने होठ मिलाने ही वाला था कि तभी केशव के मुंह पर आकर एक पंच पड़ता है। दूसरे ही पल केशव संभल पाता, उससे पहले ही उसके पैरों के बीच में एक किक लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। केशव तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। केशव की चीख सुनकर फना भी दहल जाती है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि केशव जब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब फना को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और बाहर म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। इस वजह से कुछ भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। इसी चीज का फायदा केशव उठा रहा था। फना घबराते हुए सिर उठाकर ऊपर देखती है, तो वहां पर कोई और नहीं विक्रम था। विक्रम गुस्से में केशव के पास जाता है और खींचकर उसके एक ओर मुक्का मारता है। फिर उसे घसीटते हुए चिल्लाकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने उसे छुआ? विक्रम फना के पास आ जाता है। जब विक्रम ने दोबारा से केशव को मुक्का मारा था, तो केशव होश में आ गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो वहां से धूम दबाकर भाग जाता है। फना विक्रम को देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। विक्रम उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। फना भी विक्रम के सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। फना कुछ पल के लिए विक्रम की आंखों में देखती रह जाती है। विक्रम फना के सिर के पास अपने होंठ लेकर आता है। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्रम उसे चूमने वाला है। लेकिन विक्रम ऐसा नहीं करता है। उसके बाद वो बिना कुछ बोले फना को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जब उसे महसूस होता है कि उसे जो गर्माहट अभी तक महसूस हो रही थी, वो अब उसे नहीं फील हो रही।
जिन बाहों ने उसे मजबूती से थाम रखा था, वो बाहें उसे आजाद कर चुकी है। फना को अचानक से वापस से घबराहट होने लग जाती है। फिर वो धीरे से खड़ी होती है और फिर वो वहां से चली जाती है। फना घर पहुंचकर कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। वो अपने हाथों को और अपने पूरे फेस को क्लीन करने लग जाती है। उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसे केशव जबरदस्ती खींच रहा था और उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश कर रहा था। अगर सही वक्त पर माधव सर नहीं आते तो विवो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। फना अब शांत रहने लग जाती है। फना का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वो देख रही थी कि माधव सर उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसे दिन जो माधव सर और उसके बीच में हुआ था, उस दरमियां उन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, जो फना महसूस कर सकती थी। जल्दी ही कॉलेज में एक ट्रिप निकलने वाली थी। तारा जब देखती है कि फना का मूड काफी दिनों से खराब है, इस वजह से वो फना को ट्रिप में जाने के लिए सजेस्ट करती है, जिसके लिए फना रेडी भी हो जाती है तारा के फोर्स करने पर। ट्रिप वाला दिन भी जल्दी ही आ जाता है। विक्रम भी उनके साथ जा रहा था और कुछ और प्रोफेसर भी थे। वो लोग बस से ट्रिप जा रहे थे। एक्सपीरियंस बहुत अलग था। फना के साथ इस बार बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि फना ने सबको मना कर दिया था। वो अपने दादा और पापा से जिद करने लग जाती है। इसके आगे वो हार मान जाते हैं। फना ट्रिप में विक्रम को ही देखे जा रही थी। वो विक्रम से बात करना चाहती थी। उस दिन के बाद से विक्रम ने क्लास में आना भी छोड़ दिया था। वो लोग फॉरेस्ट जा रहे थे, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को कुछ पॉइंट्स नोट करने थे और सेफ्टी के कुछ तरीके भी सीखने थे। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड भी थे। धीरे धीरे कर शाम हो जाती है और वो लोग एक होटल में रुकते हैं। रात में वहां पर रुकने के बाद सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो वापस अपने सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी बस खराब हो जाती है, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लग जाती है, लेकिन वो सुनसान इलाके में कोई भी नहीं था, जिससे बच्चे डरने लग जाते हैं। सभी ढूंढने लग जाते हैं कोई रास्ता जो उन्हें यहाँ निकालने का मौका मिले। वो कोई मदद लाना चाहते थे। सभी बच्चे वहीं पर घूम रहे थे, गोल गोल, और अचानक से वहां पर जोर से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं और बस के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी आते हैं जो बस को फ्रीज कर देते हैं। बस से वो फना को उतारते हैं। फना जोर जोर से रोने लग जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प बुला रही थी, लेकिन वहां पर सभी की आंखें बंद करवा दी गई थी। फना उन गुंडों को धक्का देकर जंगल की तरफ भागती है, बिना सोचे समझे। धीरे धीरे रात हो जाती है और फना जंगल के अंदर न जाने किस कोने में पहुंच जाती है। अब उसे बहुत डर लग रहा था। वो वहीं पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। उसे डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है। फना की तो सांसें ही अटकी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगी और कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। फना को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फना को वहां पर एक चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। शायद वो कोई जानवर था। फना के पास कुछ भी नहीं था खुद के सेफ्टी के लिए। वो बिना सोते समझे भागती है। तभी सामने से उसे कोई जाना पहचाना आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर फना चिल्लाती है, मुझे मदद दो, मुझे मदद दो। फना भागकर उस आदमी के ऊपर चढ़ जाती है, डर की वजह से। वो आदमी भी फना को अपनी बाहों में भर लेता है। फना ने रोते हुए कहा, सर, आप आ गए। फना चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। फिर उस आदमी के होठों को चूम लेती है। वो उस आदमी को बार बार किस कर रही थी और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर बोली, सर, आप। फना वापस उस आदमी को किस कर लेती है। फिर वो भी फना को पलटकर किस करने लगता है। इतने दिनों की तड़प जो थी दोनों के अंदर, एक दूसरे को चूमने की तलब जो बेतहाशा दोनों को तोड़ रही थी। तन्हा अकेले इस जंगल में उन दोनों के आसपास भी कोई नहीं था। लबों को लबों से मिलाकर तुम्हें चूम लूं, खोदू तुम्हें, यूं अपनी तन्हा बाहों में समेट हुआ ये बेचैनी का आलम। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेतहाशा उस आदमी के होठों को छूमे जा रही थी।
उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ पर है इस वक्त। सिर्फ बाहों में वो खुद को खो बैठी थी। वही फना थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोलकर उस आदमी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, कहाँ रह गए थे आप? मुझे आपका इंतजार था, मैं बहुत डर गई थी। फना बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है। आप बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ? क्या हुआ है? मुझसे बात करिए, ऐसे खामोश मत रहिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फना बच्चों की तरह रोते हुए सिसकने लगी। मुझे लगा कि मैं जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन आप आ जाओगे, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए ही आए हो ना? फना लगातार उस आदमी की आंखों में देखकर बोले जा रही थी, लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, जिससे फना गुस्से में जोर से चिल्लाती है और उस आदमी के सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। बोलते क्यों नहीं कुछ? सर आप बोलिए ना। फना तड़पने लगती है और गुस्से से रोते हुए बोली, आपकी चुप्पी मुझे खल रही है। क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं आप? मेरे लिए आए हो तो बोलते क्यों नहीं? सर बोलिए ना, सर आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हुआ क्या है आपको? फना गुस्से में विक्रम के सीने पर जोर से मुक्का मार देती है और उसे बाइट करना शुरू कर देती है। बोलिए, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कहाँ चले गए था आप मुझे छोड़कर? मुझे यहाँ से ले चलिए सर, मैं अकेली हो चुकी हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फना फुट फुट कर रोने लग जाती है। तभी अचानक से फना गुस्से में विक्रम पर चिल्लाते हुए बोली, अब अगर नहीं बोलेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए तो, हुआ क्या है आपको? वैसे तो आप मुझ पर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। बोलिए ना सर। फना विक्रम के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, नाराज हो मुझसे? इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे यहाँ पर ढूंढने में? खो गई थी मैं, आपको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है। फना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है और विक्रम को कुतरने लगती है। लेकिन जब विक्रम उसे जवाब नहीं देता है तो फना पागल सी हो जाती है। इसी बीच में वो गुस्से में विक्रम के लिप्स को काट देती है। उसके कानों में किसी की आवाज जाती है, फना मोटू। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वो अपनी बॉडी नहीं हिला पाती। उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था और उसका सिर घूम रहा था। उसकी नजर जाती है विक्रम पर, जो उसके गालों को सहलाते हुए उसे उठा रहा था। फाना का सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। सर, वो धीरे से उठकर बैठने लग जाती है। विक्रम उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोला, तुम ठीक हो? फना चुपचाप विक्रम के सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। क्या उसने थोड़ी देर पहले जो देखा वो सिर्फ एक हाइलोजिनेशन था या फिर वो सिर्फ ड्रीम था? फना सिर ऊपर उठाकर टुकुर टुकुर विक्रम को देखते हुए बोली, माधव सर। विक्रम ने सिर नीचे कर अपनी मोटू को देखते हुए कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे नहीं याद सर, मैं तो बस भाग रही थी क्योंकि मैंने एक जानवर देखा था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फना अब अपने सर से ये तो नहीं बता सकती ना कि उसने आखिर ड्रीम में क्या देखा। विक्रम ने अपनी मोटू को देखते हुए सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है? क्योंकि जब फना झूठ बोलती थी तो वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाती थी। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपनी मोटू को देखते हुए बोला, जब मैं जंगल में आया तो तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी थी। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, माधव सर, मैंने ना यहाँ पर एक जानवर देखा। क्या आपको कोई जानवर दिखाई दिया था? वो मेरी तरफ दौड़ रहा था और मैं खुद को बचाने के लिए भाग रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, मैंने कोई भी जानवर नहीं देखा है। अब तुम उठो और हम चलते हैं यहाँ से। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फना के सवाल पर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती है। वो फना पर गुस्सा करते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? उसी वक्त फना की आंखों से जोर जोर से आंसू बहने लग जाते हैं। वो विक्रम को हक कर बोली, सर प्लीज मत छोड़कर जाइए। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। इस जंगल में कैसी कैसी आवाज आ रही है और कोई भी नहीं है आसपास। विक्रम फना के पैर को देखता है। उस चोट लग गई थी और वो उसके पैर को धीरे से पकड़कर अपनी तरफ करता है तो फना की आह निकल जाती है।
जिसे सुनकर विक्रम की बॉडी एक्टिव हो जाती है क्योंकि काफी दिन हो गए थे। वो फना के क्लोज नहीं गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी फना को इतने करीब से महसूस कर हरकत में आने लगी थी। फना की नजर डायरेक्टर विक्रम की हार्डनेस पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विक्रम फना को देखते हुए बोला, तुम चल नहीं सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें उठाऊं? ये माधव सर भी ना अपने नाम की तरह ही भोंदू है। अब लड़की चल नहीं सकती है, तो उसे बाहों में उठाना चाहिए ना। रोमांटिक मूवी नहीं देखते हैं क्या? फना अब विक्रम के करीब रहना चाहती थी, और इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा विक्रम पर लाइन मारने का। यहाँ पर कोई भी नहीं था और तारा भी नहीं थी उसे मना करने के लिए। इसलिए फना दर्द से कराहते हुए बोली, सर, मैं नहीं चल पाऊंगी, आप मेरी हेल्प करोगे क्या? विक्रम फना के पास आता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे फना मौका देखकर विक्रम से चिपक जाती है। फिर सिर ऊपर करके विक्रम को देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। फना सुशील लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन अंदर से तो वही जानती है कि उसके अंदर वाइल्ड वाइल्ड थॉट चल रहे थे विक्रम को लेकर। फना विक्रम के परफ्यूम की स्मेल को महसूस करते हुए खुद से बोली, सर की बॉडी कितनी सख्त है। फना विक्रम को इंटेंशनली टच कर कर फील करना चाहती थी। वो उसके पोम पोम को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है, क्योंकि वो उसके प्रोफेसर है। कहीं वो गुस्सा करने लगे तो? फना विक्रम के चेहरे को देखती है। विक्रम सिर नीचे कर फना को देखने लगता है। वो फना की इंटेंशन अच्छे से देख सकता था कि उसकी मोटू करना क्या चाहती है उसके साथ। विक्रम कोई बच्चा नहीं था जो उसे फना की आंखों में खुद के लिए वो तड़प और बेचैनी नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर फना क्या चाहती है वो जानता है, लेकिन अपनी मोटू को तड़पाने में उसे अलग ही मजा आ रहा था। विक्रम और फना दोनों जंगल के अंदर चल रहे थे। फना नहीं जानती थी कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। रात हो चुकी थी और विक्रम को इतने अंधेरे में आकर दिख भी कैसे रहा है। फना यही सोच रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अंधी हो चुकी है और किसी रूप में फंस गई है। उसे डरना चाहिए, लेकिन विक्रम की नजदीकी से उसका डर खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था वो इन बाहों में आकर सुरक्षित है। अब कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। फना टुकुर टुकुर विक्रम को देखने लग जाती है। फिर धीरे से वो अपना सर विक्रम की चेस्ट पर रखकर गहरी सांस छोड़ती है और बोली, सर, आप रेस्ट कर लीजिए। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, अगर हम सही वक्त पर जंगल से बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर दे। फना विक्रम को टुकुर टुकुर देखती है और बोली, चलते रहिए सर। फना तो विक्रम की चेस्ट से लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अपना सर वहां पर रखने से उसकी सारी थकान गायब हो गई थी। मौका देखकर वो विक्रम के पोम पोम को भी टच करती है। फना को याद आ जाता है कि किस तरीके से विक्रम की हार्डनेस उभर आई थी उसे टच करते ही। इसका मतलब ये है कि सर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विक्रम ने फन्ना से कहा, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? सर, मुझे भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अब मेरा पेट गुड 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 कर रहा है। मैं क्या करूं? फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। ये देखकर विक्रम फना को नीचे उतारता है और फिर बोला, तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तभी फना विक्रम को कसकर पकड़ लेती है। वो उससे जाकर चिपकती हुए बोली, नो सर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। अगर आप वापस नहीं आए तो, और आपके जाते ही किसी जानवर ने मुझे खा लिया तो क्या करोगे आप? और वैसे भी इस घने जंगल में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा यही है कि मैं भूखी रहूं और आप मेरे साथ रहो, बहुत है इतना। विक्रम अपनी मोटू को देखता है और फिर अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए बोला, तुम ये खा सकती हो। फना उस चॉकलेट को ले लेती है और फिर बोली, आप इसे कब लेकर आए सर? विक्रम अपनी मोटू को जोर से हग कर कर उसे खाना चाहता था। इतने दिन हो गए थे उसने फना को प्यार नहीं किया था, और अब जब वो उसके साथ अकेली है तो विक्रम के दिमाग में फना को लेकर कुछ और ही चल रहा था। वो उसे बिना कपड़ों के देखना चाहता था।
उसकी मोटू को इतने दिनों से उसने गले नहीं लगाया, उसके साथ सोया नहीं था, जिस वजह से विक्रम की रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो आज जब उसे मौका मिला है तो वो अपनी मोटू को खा जाना चाहता था। विक्रम की नजर तो फना की गर्दन पर थी और फिर वो उसके पैरों को देखने लग जाता है। विक्रम इमेजिन करने लगता है जब उसकी मोटू के पैर उसके शोल्डर पर होंगे, उसे फना की बहुत ज्यादा जरूरत थी। विक्रम फना के करीब आता है और उसके होठों पर लगी चॉकलेट को देखने लगता है। फना हैरान हो जाती है और अपने कदम पीछे लगने लगती है। वो जाकर पेड़ से लग जाती है और विक्रम उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसे एकदम से पेड़ से लगा देता है और फिर उसके होठों को चूमने लगता है। फना के होंठ कांप जाते हैं। फिर वो धीरे से बोली, सर, आप क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, विक्रम वापस उसके होठों को दबोच लेता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। विक्रम का हाथ फना की स्कर्ट के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब विक्रम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इतने दिन हो गए थे और उसने फना के साथ कुछ भी नहीं किया। वो भूखा था और प्यासा भी। फना को ये ड्रीम लगता है, इसलिए वो भी पलटकर विक्रम को किस करने लगती है और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है। विक्रम के हाथ जब उसकी स्कर्ट के अंदर थे तो फना मचलने लगती है। आहा! सर! फना की मोन सुन विक्रम की उत्तेजना बढ़ जाती है। फना का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। विक्रम उसे उठा लेता है और फना की स्कर्ट के अंदर अपना हाथ जैसे ही मूव करता है। आहा मम्मा! विक्रम फना की गर्दन पर किस करने लगता है और धीरे धीरे कर वो अपनी मोटू के मोटे मोटे गालों पर किस करता है और जोर से मुंह में भरकर बाइट करने लगता है। वो उसे प्यार करने के लिए तरस रहा था। वो फना के मोटे मोटे गाल और उसके पूरे चेहरे पर किस करता है, जिससे फना को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। फना भी विक्रम की शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। जब उसे विक्रम की शर्ट के बटन नहीं खुलते हैं तो वो गुस्से में उन्हें तोड़ देती है और उसकी पोम पोम पर अपने होंठ रखकर शक करने लगती है। विक्रम फना की बाल पकड़ लेता है और धीरे धीरे कर कर फना उसके ऐप को टच करती है। उसके बाद उसकी गर्दन पर वाइट करने लगती है। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो ये सब कुछ करना चाहती है क्योंकि वो तड़प रही थी। उसे तलब महसूस हो रही थी। विक्रम फना की गर्दन पर अपने हाथों को फिराता है तो फना की आंखें मदहोशी से उल्टी हो जाती हैं। उसी के साथ विक्रम फना को उठा लेता है। फना अपने पैरों को विक्रम के चारों तरफ होल्ड कर देती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट होकर किस करने लगते हैं। धीरे धीरे कर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और विक्रम की शर्ट इस जंगल में पड़ी हुई थी। विक्रम फना को देखते हुए उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मोटू बेबी डॉल। विक्रम की सांस भारी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। विक्रम फना को वहीं पर लेटा देता है। इसी के साथ वो फना की स्कर्ट को रिमूव कर देता है। फना के चेहरे पर मदहोशी के साथ साथ शर्म भी आ जाती है, क्योंकि वो विक्रम को पाने के लिए तड़प रही थी। इसी के साथ विक्रम फना की शर्ट के सारे बटन खोल देता है और उसके प्राइवेट कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर देता है। इस वक्त चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी और जंगल में कोई भी नहीं था जो उन्हें देख सके। विक्रम फना के चमकते हुए बदन पर अपने होंठ रख देता है और उसके उभारों को चूमने लगा जाता है। उसके बदन को निचोड़ना शुरू कर देता है, जिससे फना भी उसका साथ देने लग जाती है। वो विक्रम के बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोली, आह सर, लव मी, आह। फना का चेहरा सरगोशियां से भर जाता है। उसकी आंखों की पलकें साफ बता रही थीं कि उसे ये सब कितना पसंद आ रहा है। विक्रम ने की कमर पर अपने होंठ रखता है तो फना की लोअर बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। विक्रम जैसे ही उसकी पैटी को रिमूव करता है, आह सर। उसी वक्त फना धीरे से अपनी आंखें खोलकर विक्रम के चेहरे को देखती है। उसे लगता है कि ये सब कुछ गलत है, इसलिए वो बोली, सर नो। बेबी डॉल। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना के हाथों को पकड़कर वहीं पर लगा देता है और फिर उसके होठों को किस करने लगता है। ये रॉन्ग है। विक्रम फना के हाथों को अपनी टाई से बांध देता है।
उसके बाद वो उसकी थाइस को पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है, जिससे फना पूरी एक्सपोज हो जाती है। विक्रम उसे देखने लग जाता है और उसके बाद वो उसकी थाइस इस पर अपने होंठ रखता है। आहा! फना ये सब इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद है। उसे चाहिए था। विक्रम का करीब आना और उसका इंटेंस और डीप इंटरकोर्स उसे चाहिए था। उसकी बॉडी ये सब कुछ फील कर खुश हो रही थी। फना के होठों पर एक मदहोश स्माइल आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये करना है। सर, इट्स हर्टिंग, डोंट डू दिस। विक्रम अपनी पैंट रिमूव कर देता है। फना विक्रम को देखकर डर जाती है। जैसे ही उसकी नजर विक्रम के प्राइवेट अंगों पर जाती है, जिससे वो शर्मसार हो जाती है। आह! विक्रम उसके बंधे हुए हाथों को चूम लेता है और फिर उसके पैरों के बीच में आ जाता है। जैसे ही विक्रम ने फना के पैरों को अपनी शोल्डर पर पुट किया, फना के पैर विक्रम के शोल्डर पर थे। फना शर्मसार हो जाती है। क्या वो कोई ड्रीम देख रही है? उसके ड्रीम में उसके सर उसके साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? विक्रम फना के पैरों पर किस करता है और उसके बाद वो उसकी बॉडी को घूरने लग जाता है, जिससे फना शर्माते हुए पीछे की तरफ खिसकना शुरू कर देती है। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जब तुम्हें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। विक्रम जब फना की आगोश में समाने वाला था, उस वक्त फना के होंठ कांपने लग जाते हैं और दोनों की नजर एक दूसरे से मिल जाती है। फना अपनी नजरें झुका लेती है। वो विक्रम को टुकुर टुकुर देखती है, जैसे बोल रही हो, सर छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसा मत करिए मेरे साथ। लेकिन उसे दिखाई दे रहा था कि विक्रम अब उसे आजाद नहीं करेगा। विक्रम की आंखों में छुपा हुआ जानवर उसे नजर आ रहा था। फना विक्रम की लोअर बॉडी को देखते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो हिल डुल नहीं पा रही थी, वरना वो यहाँ से दूर भाग जाती और विक्रम की नजरों से छुप जाती। आज विक्रम की नजरें उसका चीर हरण कर रही थी और ऊपर से नीचे तक उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे खा जाएंगी। विक्रम अपनी बेबी डॉल के लाल हो चुके बदन को देखता है। वो ऐसी हो गई थी जैसे अभी उसके छूते ही खून निकलने लगेगा उसके बदन से। विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को देखता है और फिर उसकी किटी को टच करता है। फना धीरे धीरे पीछे होने लग जाती है तो विक्रम की आंखें गुस्से से छोटी हो जाती है, क्योंकि फना का दूर जाना विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकदम से उसे अपनी आगोश में भर लेता है। इस झटके से फना की चीख निकलती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कई महीने हो गए थे, दोनों ने कुछ किया नहीं था, जिस वजह से फना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके मन में तो ये था कि वो अब भी बहुत छोटी है और विक्रम को वो नहीं जानती। आहा! सर, लीव मी! फना जब पीछे खिसकने की कोशिश करती है, विक्रम उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। उसके बाद बिना रुके फना पर अपनी फोर्स का यूज करने लगता है। विक्रम जैसे जैसे फना पर जोर आजमा रहा था, वैसे वैसे फना की आवाजें तेज होती चली गई। आहा! मम्मा! फना ने आहें भरते हुए अपने होठों को चबा लिया। फना को काफी तकलीफ होने लगती है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि माधव सर के अंदर छुपा हुआ जानवर उसे ऐसे रौंदेगा। फना के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत थक सी गई थी। विक्रम अपनी मोटू के मोटे मोटे गालों पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लेता है और उसके होठों को वापस से शक करने लगता है। फना भी विक्रम का पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी जानती है कि उसे ये सब कुछ पसंद है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो चाहती थी कि ये सिलसिला कभी न रुके और यूं ही ये रात लंबी चलती जाए, क्योंकि वो तड़प रही थी प्यार के लिए। वो अपनी आंखें बंद कर विक्रम को महसूस कर रही थी। तब उसे याद आने लगता है कि वो अपने सपने में जिस आदमी को देखती थी, उसकी शक्ल विक्रम जैसी थी। वो भी उसे ऐसे ही प्यार करता था और उसे इस तरीके से छूता था, जैसे कि वो उसे तोड़कर रख देगा। फना को ये सब कुछ पसंद था।
विक्रम फना की गर्दन पर जब अपने होंठ चलाने लगता है तो फना सिसकियां भरना शुरू कर देती है। उसकी पूरी बैक लाल हो गई थी। उसे काफी हर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर भी वो विक्रम को रुकने के लिए नहीं बोलती है, बल्कि अपने हाथों को उठाती है और हाथों को वो विक्रम के बालों में हाथ फेरने लगती है। विक्रम ये देखता है तो वो तिरछा मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं उसकी मोटू को ये सब कुछ चाहिए था। इतने दिन हो चुके थे, जरूर वो भी इन सब चीजों के लिए तरस रही होगी। फना को उसकी बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो एडिक्टेड थी विक्रम से, और विक्रम ने ही आदत उसे डाली थी कि फना उसके बिना एक दिन भी ना रह पाए। आज जब उसके करीब आ रहा है तो फना ने पहले तो थोड़ा आनाकानी की थी, लेकिन उसके बाद वो विक्रम का पूरा साथ देने लगी। विक्रम फना को देखने लगा। विक्रम बीच में ही रुक जाता है तो फना के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो विक्रम के रुकने से ना खुश थी। वो जब थोड़ी देर तक कोई हरकत महसूस नहीं करती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, और विक्रम से जैसे ही उसकी नजर मिलती है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है और वो झटके से फना को पकड़कर उठा देता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। विक्रम उसकी कमर को पकड़ लेता है और फिर रब करते हुए बोला, मोटू बेबी डॉल। विक्रम के मुंह से मोटू बेबी डॉल जब सुनती है तो उसे अजीब सी खुशी होती है और उसके चेहरे पर एक मदहोशी वाला लुक आ जाता है। फना विक्रम को पूरा फील कर सकती थी। विक्रम उसके साथ इंटेंस और डीप था, इतना पैशनेट था कि दोनों के बीच में उसने सारी दूरियां मिटा दी थीं। फना के गोल गोल उभार विक्रम के मजबूत चेस्ट से लगे हुए थे, जिसे फना फील कर शर्माना शुरू कर देती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ये सब कुछ करेगी। फना जब कोई हरकत नहीं करती है तो विक्रम उसकी बेक रब करते हुए उसे इशारा करता है कि फना मूव करे। फना मूव करने लगती है और विक्रम उसके होठों को चूम लेता है। फना वापस से अपना वेट गेन करने लगी थी। विक्रम जब उसके डबल चिन पर किस करता है तो फना को ये बहुत ज्यादा ही पसंद आता है कि कोई आदमी उससे इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। क्या विक्रम जिस तरीके से उसे प्यार कर रहा था, फना को यही तो चाहिए था। एक ऐसी ही तड़प और बेचैनी भरा लम्हा वो बिताना चाहती थी। विक्रम फना के होठों को वापस से चूमता है और फना भी विक्रम के होठों को किस करना शुरू कर देती है। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे जैसे कि आज कई महीनों की दूरियां को खत्म कर देंगे। फना की आंखें में आंसू आ जाते हैं। विक्रम अपनी बेबी डॉल के जब आंसुओं को महसूस करता है तो वो उसे जोर से हग कर लेता है। फना धीरे से अपनी आंखें खोलकर विक्रम की आंखों में देखती है। विक्रम की भी आंखें भर जाती हैं। इतने वक्त बाद अपनी मोटू के साथ वो प्यार के पल बिता रहा था, वरना उसने तो फना को लगभग खो ही दिया था। जिस दिन से विक्रम ने फना को देखा था, उस दिन से ही वो जी भरकर उसे प्यार करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दूरियां नजदीकियां को हमारे दिल में पैदा कर देती है। भले ही वो उससे कितना भी दूर था, लेकिन विक्रम ही जानता है कि वो उसके और नजदीक आ चुका है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी मोटू की चेस्ट पर अपने होंठ रख देता है और फिर ऊपर करके उसे देखने लग जाता है। फना अपने बढ़े हुए हाथों को आगे बढ़ाती है और फिर विक्रम के सिर पर अपना सिर रखकर रोना शुरू कर देती है। उसे नहीं पता कि क्यों वो रो रही है, लेकिन आज उसे सुकून मिल रहा था। फना और विक्रम पसीने से तरबदर थे। दोनों की सांस तेज चल रही थी। फना विक्रम के माथे पर अपने होंठ रख देती है। विक्रम फना के मोटे गालों को चूमता है। फना का शरीर कांप रहा था। विक्रम की पकड़ उसकी कमर पर टाइट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से उलझ गए थे और फना के पैर जब हवा में विक्रम की पकड़ से आजाद होने के लिए अकड़ गए। विक्रम लगभग अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है और फना दर्द से करहाते हुए बोली, आहा, इट्स हर्टिंग। नो। लेकिन विक्रम उसे छोड़ता नहीं है। जिस तरीके से विक्रम ने फना को बांध कर रखा था, फना अब जाकर भी हिल नहीं पाती है। थककर चूर हो चुकी थी और उसका पूरा बदन ढीला पड़ जाता है। वो चुपचाप से बस ये सब कुछ रुकने का इंतजार कर रही थी।
विक्रम जब रुकता है तो फना को कुछ फील होता है, जिससे वो विक्रम की तरफ से सिर कर देखती है और विक्रम उसके ऊपर सिर रखता है और लेट जाता है। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम फना को पलटकर अपने ऊपर कर लेता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। न जाने कितना ही वक्त हो गया था दोनों को ही दूसरे की बाहों में। थोड़ी देर के बाद फना जब अपनी नॉर्मल सांसों में आती है तो वो सिर उठाकर विक्रम को देखती है। विक्रम जब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखता है, फना की आंखों में उसे शिकायत दिखाई देती है। फना को विक्रम पर गुस्सा भी आ रहा था। लास्ट में विक्रम कितना रूड हो गया था और इतना एग्रेसिव। फना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी लोअर बॉडी सुन्न हो चुकी थी, वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। फना के आंसुओं से विक्रम उसे जोर से हग कर लेता है। फना गुस्से से विक्रम को कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। आखिर वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करे, किस तरीके से वो उनसे बात करेगी। उन दोनों के बीच में जो थोड़ी देर पहले हुआ वो पास नहीं था, इंटेंस था, एग्रेसिवनेस था। विक्रम का वो एनिमल फना को जिस तरीके से खा रहा था, वो सोचते ही फना के होठों पर मुस्कान आ जाती है। फना सुकून से अपनी आंखें बंद करती है और उसे नींद आ जाती है। दोबारा जब फना की आंखें खुलती हैं, तब उसे महसूस होता है कि कोई उसे कपड़े पहन रहा है, जिससे फना अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि ये कौन है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर कहीं जाने लग जाता है। फना के हाथ भी खोल दिए गए थे, जिससे फना को राहत महसूस हो रही थी। फना सोचने लग जाती है, अब उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। फना को झरने की आवाज सुनाई देती है। शायद लगभग सुबह होने वाली थी। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और विक्रम उसके चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोलता। वो देख सकता था कि कैसे उसकी मोटू उससे नजरें चुरा रही है, जैसे उन दोनों के बीच में ये फर्स्ट टाइम हुआ हो। विक्रम फना को लेकर झरने के पास आ जाता है। फना जैसे ही झरने को देखती है, वो विक्रम की गोद से उतरने लगती है। तभी उसे इतना तेज दर्द होता है अपने पेट में। वो विक्रम को पकड़ लेती है और विक्रम भी उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है। फना ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। वो विक्रम को गुस्से से देखती है और उसकी नाराजगी को भांपते हुए विक्रम शून्य नजरों से उसे देख रहा था। फना धीरे धीरे विक्रम से दूर होती है और वहां पर एक चट्टान थी, जिसके ऊपर वो चढ़ जाती है और इस पर लेट जाती है। झरने का हल्का हल्का पानी जब उसके ऊपर गिरता है, तब उसकी थकान धीरे धीरे कम हो जाती है और उसे काफी अच्छा महसूस होता है। फना सिर हल्का सा दूसरी तरफ कर विक्रम को देखती है। विक्रम फना के चमकते हुए बदन को देख रहा था। देखने के साथ उसकी मोटू कितनी सेक्सी लग रही थी, जिससे विक्रम उसे इग्नोर नहीं कर पाता और वो बस खड़े होकर वहां पर उसे अपनी अश्लील नजरों से देखने लगता है। विक्रम की बॉडी एक बार फिर हरकत में आ जाती है। वो फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। फना, वही जो उसे बड़े से पत्थर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। विक्रम उसके पास आता है और उसके गोरे चमकते हुए उभरे बदन को देखकर अपने हाथों से टटोलने लग जाता है। विक्रम का हाथ जैसे ही फना की थाइस पर फिसला, उसका गला सूखने लगा, क्योंकि पहले फना मिट्टी से लिपटी हुई थी, लेकिन अब जब वो पानी से साफ हो रही थी तो विक्रम को वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी मोटू में कोई तो जादू है। आखिर क्यों मैं उसे देखते ही बहक जाता हूँ। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि वो डर गई थी, लेकिन जब वो विक्रम को देखती है तो शांत हो जाती है। विक्रम धीरे धीरे कर अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाता है, फिर फना की स्कर्ट ऊपर कर देता है, जिससे फना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विक्रम ये सब कुछ करे। विक्रम जिस तरीके से फना को छू रहा था, फना की बॉडी कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हो जाता है और क्यों वो मदहोश हो जाती है। फना फिर से बहकना शुरू कर देती है। विक्रम फना की शर्ट की बटन खोल देता है, फिर उसके उभारों पर अपने होंठ रखकर चूम लेता है। फना अपने हाथ बढ़ाकर विक्रम को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन विक्रम उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसके और नजदीक आ जाता है।
वो उसके पैरों के बीच में खड़ा हुआ था। विक्रम आकर फना के होठों को बाइट करता है। इसी के साथ विक्रम वापस से फना को अपनी आगोश में भर लेता है। इस झरने के नीचे वो दोनों एक बार फिर से लव मेकिंग करने लगते हैं। आह! सर, दुख! आह! विक्रम फना पर हावी हो जाता है और फना के शोल्डर पर अपनी पकड़ को टाइट कर देता है। फना हिल नहीं पाती है। इसी के साथ जब विक्रम उस पर जोर आजमाना शुरू करता है, तो फना जोर जोर से सिसकियां भरने लगती है। विक्रम जैसे जैसे इंटेंस और डीप होता जा रहा था, फना भी कांपने लग जाती है। ये सिलसिला जब थमता है, फना अपनी आधी बंद और खुली हुई आंखों से विक्रम के चेहरे को देखती है। विक्रम पीछे हटता है और फना जैसे ही विक्रम की बॉडी को देखती है, उस वक्त उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। फना जल्दी से उठती है और जाकर खुद को साफ करती है। विक्रम फना को देख रहा था। वो बस हल्का मुस्कुरा देता है। झरने के पानी के नीचे जब वो बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था, तब फना सिर घुमाकर उसे देखती है तो बस देखते ही रह जाती है, बेशर्मों की तरह। विक्रम फना को देखता है और फिर जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों के बीच में बातें तो नहीं हुई थीं, लेकिन 2 बार फिजिकल हो चुके थे वो। दोनों में से कोई कुछ बोलता तो नहीं है। उनकी सांसें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। उनकी आंखें एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थीं। उनके होंठ भी हिलते हैं, लेकिन मुंह से दोनों के एक शब्द भी नहीं निकलता है। विक्रम फना के गालों को चूमते हुए उसके माथे को चूम लेता है। उसकी मोटू को वो कितना भी प्यार क्यों न कर ले, लेकिन उसका कभी दिल नहीं भर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फना को बाहों में भरेगा। उस दिन जब उसने फना की डेड बॉडी देखी थी, सब कुछ दोनों के बीच में खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना, शायद उसका जुनून और उसका फना को लेकर एहसास उसे वापस उसके पास लेकर आ गया था। वो फना को और जोर से हग कर लेता है। विक्रम फना की शर्ट की बटन को बंद करते हुए उसके कपड़े ठीक कर देता है। जब वो फना के गाल पर अपना हाथ रखता है, तो फना भी सिहर जाती है और चुपचाप विक्रम को हग कर लेती है। फना और विक्रम वहीं पर बैठे हुए थे। विक्रम फना को अपनी गोद में लेकर चुपचाप सामने देख रहा था। विक्रम के हाथ जब फना के गालों और उसके बालों पर चलते हैं, तो फना को बहुत अच्छा महसूस होता है। विक्रम की बाहों में आकर वो सुकून महसूस कर रही थी। अभी तक जो उसका दिल और उसकी सांसें बेचैन थी, अब वो शांत हो चुकी थी। फना को विक्रम नाम की मेडिसिन चाहिए थी, जो अब उसे मिल चुकी थी। उसे नहीं पता कि क्यों वो इतने कम वक्त में ही विक्रम के इतने क्लोज आ चुकी है। उसके साथ फिजिकल होने के बाद भी उसे बुरा नहीं लग रहा है। विक्रम की टच से वो इतनी कंफर्टेबल क्यों है, उसे नहीं मालूम, लेकिन ये एहसास बहुत खूबसूरत है जो दोनों के बीच में था, जिसे समझने में दोनों असमर्थ थे। फना धीरे धीरे सो जाती है और विक्रम उसके माथे को चूमता है। फना भी जोर से हग करके उसके चेस्ट पर अपने होंठ रख देती है। सुबह तो हो चुकी थी, लेकिन फना की नींद नहीं खुलती है। फना जब दोबारा सोकर उठती है, तो वो अपने कमरे में थी। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके पास डॉक्टर खड़े हैं, जो उसका चेकअप कर रहे हैं। उसके दादू और उसके पापा उसकी फिक्र कर रहे हैं। वो धीरे से उठकर बैठने लग जाती है, क्योंकि उसे फीवर था। फना चारों तरफ सिर घुमाकर देखती है और उसे जब विक्रम नहीं दिखाई देता है, तो वो तड़प जाती है। फना धीरे से उठकर बोली, पापा, मैं यहाँ पर कैसे आई? धर्मेंद्र जल्दी से अपनी बेटी के पास आता है और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, तुम ठीक हो? तुम हमें जंगल में मिली। तुम्हारे साथ वहां पर कोई भी नहीं था। फना हैरान हो जाती है कि उसके साथ जंगल में कोई नहीं था, लेकिन वो तो विक्रम के साथ थी। वो खुद से ही बोली, मैं तो माधव सर के साथ थी, फिर मैं जंगल में अकेली कैसे हो सकती हूँ? क्या जो मैंने अभी तक देखा वो सिर्फ एक सपना था? पर उसे याद है कि वो सपना नहीं था। उसके साथ सच में सब कुछ हुआ है। फना को समझ में नहीं आता। उसका सर दर्द करने लग जाता है। धर्मेंद्र ने फना के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम ज्यादा मत सोचो। हम पता कर रहे हैं कि किसने तुम लोगों की बस पर अटैक किया था।
जल्दी उनका पता चल जाएगा और उसके बाद हम संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम बस रेस्ट करो। हमें नहीं मालूम कि किसने हमारी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या माधव सर उसे वैसे ही छोड़कर चले गए थे? फना को बहुत गुस्सा आता है और उसे विक्रम से नफरत होने लग जाती है कि वो कैसे उसे अकेला छोड़ सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने के बाद। ऐसा तो नहीं कि माधव सर को कुछ हो गया है। फना घबराते हुए सोचती है, मुझे माधव सर से कल मिलना होगा। अगली सुबह फना सोकर उठती है। उसका फीवर भी ठीक हो गया था। वो कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आती है तो गजेंद्र उसे कॉलेज जाने के लिए मना करते हैं। पर फना जिद करने लगती है कि वो कॉलेज जाएगी और वो बिल्कुल ठीक है। फना की जिद के आगे वो लोग मान जाते हैं। लेकिन इस बार फना के साथ बॉडीगार्ड भेजे जाते हैं। फना जब कॉलेज पहुंचती है तो उसके साथ बहुत सारे गार्डों को देखकर सभी उससे दूर हो जाते हैं। तारा फना के पास भाग कर आती है और उसे जोर से हग करते हुए बोली, तू ठीक तो है? मैं तो डर ही गई थी। तारा रोना शुरू कर देती है। जब वो लोग तुझे लेकर बाहर चले गए थे तो मैंने सोचा कि तुझे दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगी। सॉरी फना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तारा ने जब रोते हुए कहा तो फना ने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोना बंद करो तुम। फिर वो दोनों अंदर जाती है और फना उसे सब कुछ बताती है जो जंगल में हुआ उसके साथ। पर वो ये नहीं बताती कि वो माधव सर के साथ एसएसएक्स भी कर चुकी है। तारा फना से बोली, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। फना ने तारा को देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो। जब वो दोनों क्लास में आती है तो फना को आज फिर से उसके लॉकर में ब्लैक रोजेस मिलता है, जिसे देखकर फना मुस्कुरा देती है और लंच बॉक्स उठाकर खाना शुरू कर देती है। तारा भी उसके साथ जब लंच शेयर करती है तब उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी खाने की आदी हो गई थी। दोनों जब लेक्चर अटेंड करती है तब उसे माधव सर दिखाई देते हैं, जिससे फना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लग जाता है जब वो और विक्रम एक दूसरे के बेहद करीब थे और उसने विक्रम को करीब से महसूस किया था और उसे देखा था। जब विक्रम उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा था, वो फना कभी भूल नहीं सकती। इतना इंटेंस और डीप था वो। फना की नजरें विक्रम से मिल जाती है। विक्रम उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर फना का खून खौल जाता है। वो गुस्से से अपना बैग उठाती है और क्लास से बाहर चली जाती है, विक्रम के सामने। सोनाक्षी ने नोटिस किया था कि फना कैसे माधव सर को देख रही थी। जरूर फना को माधव सर पर क्रश है। सोनाक्षी माधव सर को नोटिस करती है। वो दिखने में बहुत हैंडसम थे और उनकी फिजिकल भी बहुत स्ट्रांग और सेक्सी थी। फना बाहर आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बाथरूम में जाती है और रेस्ट रूम में बैठकर वो थोड़ी देर तक रोती है। उसका दिल दुख रहा था। माधव सर ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया। उन्हें अपने स्टूडेंट के साथ ये करते हुए शर्म नहीं आई। फना गुस्से से अपना बैग उठाती है। वही तारा फना को ढूंढते हुए वॉशरूम में आती है। लेकिन जब फना उसे वॉशरूम में नहीं मिलती है तो वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन फना उसका कॉल पिक नहीं करती। उसे लगता है कि फना आज फिर से शायद घर वापस चली गई। वहीं फना गुस्से में माधव सर के केबिन में जाती है और वहां पर जोर से हाथ पटकते हुए बोली, हुआ क्या है आपको? ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? विक्रम सर उठाकर अपनी मोटू को देखता है और फिर अपनी तेज आवाज में बोला, सर हूं तुम्हारा। व्हाट हैपेंड? हुआ क्या है तुम्हें? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके होंठ कांपने लग जाते हैं। वो गुस्से में विक्रम के पास आती है और उसकी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, सब कुछ भूल गए जो हमारे बीच में जंगल में हुआ था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला जंगल में छोड़कर जाने की, और यहाँ पर मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। वो तुम ही थी ना जिसने मुझे उस रात बांधकर मेरे साथ वो सब कुछ किया था। वो सब क्या था फिर? आज ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में।
फना गुस्से से विक्रम पर चिल्ला देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका गला भर आता है। फना गुस्से से विक्रम के सीने पर जोर से मुक्का मारती है और चिल्लाते हुए बोली, यू बस्टर्ड, यू मॉन्स्टर, तुमने मेरा फायदा उठाया। तुमने मेरी बॉडी के साथ खेला अकेले में और आज यहाँ पर अनजान बन रहे हो, जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो। तुम एक राक्षस हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फना गुस्से में रोते हुए चिल्लाकर बोलती है, वो सब क्या था जो तुमने मेरे साथ किया? अगर तुम्हें किसी के साथ फिजिकल होना था या तुम्हारे अंदर की डिजायर नहीं खत्म हो रही थी, तो किसी को भी पकड़ सकते थे। मेरा ही फायदा क्यों उठाया? मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं, जिस वजह से मेरे करीब आए हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हो, जो लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझता है। विक्रम गुस्से में फना के हाथ को पकड़ लेता है और उसे वॉल से लगा देता है। वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, तमाशा करना बंद करो। तमाशा कर रही हूं मैं। तमाशा तो तुमने बना दिया, मेरे जज्बातों का और मेरे इज्जत का। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इज्जत राह चलती थी, जो तुम आकर लूट कर चले जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? फना गुस्से में विक्रम पर जोर से चिल्ला देती है और वो विक्रम को काटने लगती है, क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। जिसे वो प्यार समझ रही थी, वो सिर्फ विक्रम के लिए हवस थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? फना फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो गुस्से में आकर खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरा इस्तेमाल किया? क्यों मेरे दिल के साथ खेल आपने? विक्रम ने गुस्से में फना को उठाकर उसे टेबल पर बैठाते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, वो मंजूरी से हुआ था और तमाशा करना बंद करो। तुम बच्ची नहीं थी, बड़ी हो चुकी हो तुम। फना गुस्से में विक्रम को देखते हुए चिल्लाकर बोली, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप मेरे साथ ये सब कुछ करोगे? विक्रम फना के होठों को चूम लेता है और फिर उसकी आंखों में देखने लगता है। फना विक्रम पर हाथ उठाने वाली थी। विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो फना को उठाकर एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और वहां पर ले जाकर वो फना को उस कमरे के बेंच पर बैठा देता है। फिर उसके पैरों के बीच में आते हुए उसे जोर से हग कर कर उसके होठों को किस करने लगता है, जिससे फना हैरान हो जाती है। वो इस बार विक्रम के जाल में नहीं फंसेगी, इसलिए वो गुस्से में उसे दूर करती है और उसके सीने पर मुक्के मारने लगती है। विक्रम फना का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था जंगल में, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ, मोटू। विक्रम फना को रोते हुए देखता है और उसकी आंखों से आंसू साफ करता है। वो बच्चों की तरह रो रही थी, क्योंकि उसकी बेबी डॉल हताश हो गई थी जब विक्रम मुकर गया। फना की आवाज में दर्द था। वो विक्रम को देखते हुए बोली, अब आपके जाल में नहीं फंसूंगी मैं, जाने दो मुझे यहाँ से। विक्रम फना के होठों को चूमता है, उसे शांत करने के लिए। फना विक्रम को नोच रही थी और गुस्से में वो उसे काटने लगती है। फना के दांत के निशान विक्रम की चेस्ट पर बन जाते हैं। वो उसका सिर ऊपर उठाकर देखते हुए बोला, मोटू, मेरी बात सुनो। हम टीचर और स्टूडेंट हैं यहाँ पर। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हमारे बीच में जंगल में जो कुछ भी हुआ था, मैं उसे भूला नहीं हूँ और ना ही मुकर रहा हूँ। पर तुम शांत हो जाओ और समझने की कोशिश करो। हमें अकेले में बैठकर बात करनी होगी। तुम अगर ऐसे चिखोगी और चिल्लाओगी तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। फना गुस्से से विक्रम को देखते हुए चिल्लाकर बोली, उस दिन तुम मेरे साथ फिजिकल हुए थे। हमारे बीच में बाकायदा वो सब कुछ हुआ था जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है। आप अब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। उस दिन क्या हुआ था आपको, जब आपकी आंखों में और आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी? उस दिन आपने जब किया मेरे साथ वो सब कुछ, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ? फना के सवाल पर विक्रम उसे जोर से हग करते हुए उसके होठों को चूम लेता है। फिर उसकी गालों को अपने मुंह में भरकर उसे प्यार करते हुए बोला, तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो और मैं तुम्हारा टीचर भी नहीं हूँ। तुम मेरी मोटू बेबी डॉल हो, मेरा छोटा सा बच्चा। भोंदू हो तुम, नालायक लड़की।
यू आर माई डॉल बेबी। मोटू विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को चूम लेता है। फना फुट फुट कर रोने लग जाती है। विक्रम उसे अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूम कर बोला, डोंट क्राई मोटू। फना सिर नीचे कर रोने लगी। दूर हो जाइए मेरी नजरों से, नफरत करती हूं मैं आपसे। आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। चले जाइए यहाँ से, आपको मेरी बॉडी चाहिए ना। फना गुस्से में अपनी शर्ट खोलने लग जाती है और विक्रम से बोली, ये लो, कर लो, जो करना है आपको। यही चाहिए ना, इस वजह से मेरे दिल के साथ खेला आपने, मेरा मजाक बनाकर रख दिया। उस दिन मैं अकेली थी, इसलिए आपने वो सब कुछ किया ना मेरे साथ। तो आज भी मैं अकेली ही हूं आपके पास, क्यों नहीं करते अब कुछ? फना गुस्से में विक्रम पर चिल्ला देती है और दांत पीसने लग जाती है। वहीं विक्रम फना को जोर से डांटते हुए बोला, बंद करो अपना ये ड्रामा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा चुप हो जाओ। फना चुप होने की बजाय और जोर जोर से रोने लग जाती है, जिससे विक्रम उसे उठाकर उसे बच्चों की तरह शांत करते हुए बोला, मोटू, तुम समझती क्यों नहीं हो? आप मुझे पसंद नहीं करते हो, बस मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और मेरे बदन को पाना चाहते थे। इस वजह से अपने मौके का फायदा उठाकर मेरा इस्तेमाल कर लिया। विक्रम गुस्से में फना को देखता है और उस पर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो दोबारा ऐसा कहा, तुम्हारा फायदा मैं कभी नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे साथ मुझे कुछ करना होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझी? तुम भी नहीं रोक सकती मुझे। विक्रम की डांट से फना सुन्न सी अपनी जगह पर बैठी रह जाती है और उसके गले से छू की भी आवाज नहीं निकलती है। फना के होंठ कांपने लग जाते हैं और उसका मुंह रोने जैसा बन जाता है। विक्रम उसे अपने सीने से लगाकर उसके गालों को ऊपर करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है। आप मुझसे प्यार करते हो? फना के इस सवाल पर विक्रम उसे कोई जवाब नहीं देता है तो फना गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए विक्रम को खुद से दूर करती है। उसके बाद रोते हुए वो रूम से बाहर निकलती है और अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाती है। विक्रम फना के पीछे आता है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। विक्रम की आंखों का रंग बदल जाता है। विक्रम जानता था कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसकी मोटू उसके बिना नहीं रह पा रही। विक्रम उसकी आंखों में शिकायत और नाराजगी देख सकता था। विक्रम अब उसे कैसे बताता कि वो यहाँ पर आया ही उसके लिए है। फना गुस्से में अपने घर चली जाती है और कमरे में बैठकर वो बहुत रोती है। शॉवर के नीचे खड़ी होने के बाद वो सैड सॉन्ग सुनने लग जाती है, जैसे उसका दिल टूट गया। माधव सर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अब उन्हें इग्नोर करूंगी और जो हमारे बीच में हुआ था उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। मैं उनसे बात करना छोड़ दूंगी और उनका लेक्चर भी अटेंड नहीं करूंगी। फना खुद को मिरर में देखती है और एक बार फिर आंखें बंद करती है। उस उसे याद आने लग जाता है कैसे विक्रम उसके बदन को तोड़ रहा था। वो दोनों एक्सपोज होकर ये सब कुछ कर रहे थे। उसे लगा कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो स्पेशल है। लेकिन वो क्या जानती थी कि उसका दिल टूटने वाला है। फना रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और उसके बाद आंखें बंद कर कर काफी देर तक रोती है। उसकी आंखें सूज जाती है और वो कमरे में आकर सो जाती है। किसी को शक ना हो, इसलिए वो अपना खाना कमरे में ही मंगवाकर खाती है और फिर सो जाती है। रात में गजेंद्र फना से मिलने आता है, पर जब वो फना को सोते हुए देखते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन वो क्या जाने कि उसकी पोती तो डिप्रेशन में चल रही है, किसी की मोहब्बत में। फना को रात भर नींद नहीं आती है। उसे अब वो सपना भी नहीं आ रहा था जिसमें वो आदमी उसके बदन को चूमता है, जुनून के साथ। फना रात भर झूले पर बैठी रहती है। सुबह होते ही वो कॉलेज भी जाती है, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। उसके चेहरे की उदासी को तारा भी भांप जाती है। वो फना से पूछती है कि क्या वो बीमार है, तो फना उसे कोई जवाब नहीं देती है। वो गम सी क्लासरूम में बैठी हुई थी और विक्रम की तरफ एक नजर भी नहीं देखती है, जिससे विक्रम भी समझ जाता है कि उसकी मोटू उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। विक्रम फना से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन फना तो जैसे मानो कसम खा चुकी थी कि उसकी तरफ देखेगी भी नहीं।
अब विक्रम को ये परेशान करने लग जाता है। केशव कॉलेज नहीं आया था उस दिन के बाद से, क्योंकि विक्रम ने उसे धमकी दी थी। विक्रम ने 2 दिन तक केशव को टॉर्चर किया था। केशव ने विक्रम से भीख मांगी थी कि वो आज के बाद कभी भी फना पर नजर नहीं डालेगा। उसके बाद से केशव कॉलेज तो नहीं आया था। विक्रम ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसे ऐसी सजा दी थी कि आज के बाद केशव कभी किसी लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी तो क्या, कुछ सोचेगा भी नहीं। फना उस ब्लैक रोज को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और जो लंच बॉक्स था उसे भी गुस्से में डस्टबिन के अंदर डाल देती है, जिसे देखकर तारा उससे बोलती है, फना, ये तूने क्या किया? ये खाना कितना टेस्टी होता है। फना कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से में तारा को देखते हुए बोली, न जाने कौन है वो आदमी जो मुझे ये सब दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसे गलत फहमी हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। फना, तू सबके साथ इतनी रूड क्यों हो रही है? हुआ क्या है तुझे? इतनी उदास क्यों है तू? फना तारा से कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में बस क्लासरूम में बैठी हुई थी। विक्रम फना को अपने ऑफिस में आने को बोलता है। फना सबके सामने उसे मना नहीं कर पाती है। फना जब विक्रम के ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि विक्रम वहां पर नहीं है। अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर विक्रम नहीं था, क्योंकि वो इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन इससे पहले कि फना कमरे से बाहर जाती, विक्रम फना को पीछे से दबोच लेता है। फिर उसके होठों को चूमते हुए बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? फना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं। अगर मैंने अभी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी या अपने दादाजी से कर दी ना, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए मुझसे दूरियां बनाकर रहिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। जब आपका दिल करेगा, आकर मुझे खेले। फना की धमकी सुनकर विक्रम रिएक्ट नहीं करता है। वो फना के मोटे मोटे गालों पर हाथ रखते हुए बोला, मोटू! विक्रम जैसे ही फना को प्यार से मोटू बोलता है, फना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल करती है। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है और विक्रम को साइड करने लगती है। पर विक्रम भी जिद पर आ जाता है। वो फना के गालों पर अपने होंठ रखकर बोला, मुझे इग्नोर नहीं कर पा रही तो क्यों कर रही हो इग्नोर करने का नाटक? तुम भी जानती हो कि मेरे बिना तुम नहीं रह पाती हो। हर वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। फना कोई जवाब नहीं देती। तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ, मोटू बेबी डॉल? विक्रम की बदतमीजी पर फना उसे कोई पलटकर जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत निराशा थी खुद से। क्यों वो विक्रम को इग्नोर नहीं कर पाती है? क्यों उसके नजदीक आते ही वो एक बार फिर से खुद के सारे वादों को भुला देती है और उसके फैसले ढीले पड़ने लग जाते हैं? आज विक्रम ने जब उसे प्यार से मोटू बोला, तो फना का दिल किया कि वो सारी जंजीरों को तोड़कर विक्रम की बाहों में समा जाए। विक्रम फना के आंसू साफ करता है और फिर उसके होठों को चूमता है, फना का गुस्सा शांत करने के लिए। फना विक्रम का साथ तो नहीं देती है, पर वो अपने होठों को भी विक्रम को किस नहीं करने देती है। उसे दूर कर कर बोली, आपको जो मुझसे बात करनी है, मुझसे दूर रहकर करें। सब जानती हूँ, फिर से आपके अंदर की उत्तेजना बढ़ गई होगी ना, मुझे देखकर। अपनी भूख शांत करना चाहते हैं आप, तो कर लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 बार तो पहले ही कर ही चुके हो ना। विक्रम गुस्से से फना को देखते हुए उसके मुंह को जोर से दबा देता है और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं यहाँ तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ड्रामे कर रही हो तुम। आप मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फना भी दांत पीसते हुए चिल्ला देती है। कितनी जिद्दी हो गई है उसकी मोटू! विक्रम गुस्से में फना को उठाता है और उसे लेकर उस सीक्रेट रूम में जाता है और वहां पर वो फना को बेंच पर लेटा देता है। फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे डीप किस करता है। धीरे धीरे कर कर विक्रम का किस एग्रेसिव हो जाता है। खई